यस हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में मैं आपको डिफेक्ट का नॉन स्टॉकियोमेट्रिक पार्ट पढ़ा रहा था और बात हम लोग की कुछ यहाँ तक पूरी हो गई थी। तो एक बार मैं हल्का सा आपको एक रिकैप दे रहा हूँ। पिछले लेक्चर में मैं आपसे बात कर रहा था, ध्यान दे रहा हूँ, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक की। मैं आपसे बात कर रहा था नॉन स्टॉकियोमेट्रिक की, और इस नॉन स्टॉकियोमेट्रिक में मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं दो पार्टों में डिवाइड कर दे रहा हूं, एक मेटल एक्सेस में और एक मेटल डिफिशिएंट में। मैंने मेटल एक्सेस के आपको दोनों पार्ट पढ़ा दिए थे लास्ट लेक्चर में, जहां पर मैंने आपको एनायनिक वैकेंसी के बारे में बताया था, एनायनिक वैकेंसी के बारे में बताया था, और दूसरा मैंने आपको इंटरस्टिशियल कैटायन के बारे में बताया था। मैं आपको नॉन स्टॉकियोमेट्री लास्ट लेक्चर में बता रहा था। नॉन स्टॉकियोमेट्री जब मैंने आपसे कहा था, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का रेशियो डिस्टर्ब हो जाए, अगर फॉर्मूले का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तो हम कहते हैं वो नॉन स्टॉकियोमेट्रिक है। जैसे कि यहां देखिए, शुरू में जिंक ऑक्साइड 6:6 था और डिफेक्ट के बाद वो रेशियो 7:6 हो गया, मतलब स्टॉकियोमेट्रिक डिस्टर्ब हो गई। कैसे डिस्टर्ब हुई, उसके अलग अलग कैटेगरी मैंने बताई थी। उसमें एक बताई थी मैंने आपको एनायनिक वैकेंसी, और एक बताई थी मैंने आपको इंटरस्टिशियल कैटायन। इंटरस्टिशियल कैटायन, ये इंटरस्टिशियल कैटायन यहां तक डिस्कस हो चुका था। एक बार हल्का सा रिकैप ले लें, मैं आगे चलता हूं। तो मैंने आपसे कहा था शुरू में ये 6:6 रेशियो था, फिर मैंने बाय एनी हाउ इसमें कुछ चेंजेस करे। ऐसा करने पर एक संभावना ये थी, जब मैंने इसे गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड ब्रेक हो गया था, जिंक+2 ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में। ऑक्सीजन तो यहां से निकल गया था, जिंक+2 इसकी इंटरस्टिशियल साइड पर आकर बैठ गया था। क्यों बैठ गया था? क्योंकि जिंक एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका साइज छोटा है, और जो छोटे होते हैं वो इंटरस्टिशियल पे आके बैठ सकते हैं। जैसे ही यहां पर आके बैठा, जिंक पहले 6 टाइम था, अब वहां पर 7 टाइम हो गया, जबकि यहां पर ऑक्सीजन अभी भी अवेलेबल उतना ही है। ये मत सोचिएगा सर ये ऑक्सीजन तो निकल गया। एक्चुअल में ये कंपाउंड ब्रेक किसी और एरिया से हुआ है। मेरा क्रिस्टल है, जिंक ऑक्साइड ब्रेक किसी और एरिया से हुआ है, वहां से ऑक्सीजन निकल गया, और बाय एनी हाउ यहां का जिंक इस वाले एरिया में आकर सेटल डाउन हो गया, और मैं इस वाले एरिया में अब आपको डिफेक्ट समझा रहा हूं। ठीक है, तो इस वाले एरिया में जब जिंक आ गया तो जिंक के आने से स्टॉकियोमेट्रिक डिस्टर्ब हो गई, तो मैंने कह दिया ये नॉन स्टॉकियोमेट्रिक है। लेकिन इसके आने से, अगर मैं ये ना लिखूं पहले, तो इसके आने से यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को लाने के लिए ही मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लाके लिखे थे। ऐसा करने के बाद मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी इसके अंदर मेंटेन हो गई। इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? इन इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि किसी घर के अंदर बंद नहीं है, ये मूव कर सकते हैं। और इनके और इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से सिस्टम में क्या डेवलप हो गई है? कंडक्शन डेवलप हो गया है। मैंने कहा था ये मत सोचिएगा कि ये डायामैग्नेटिक है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नहीं। डाया तब होता है जब एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये तो फ्री फॉर्म में अलग अलग घर में टहल रहे हैं। अगर ये अलग अलग घर में टहल रहे हैं, फ्री फॉर्म में टहल रहे हैं, तो हमेशा इसको हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। ओके, ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये साहब, अच्छा, यहां पर कंडक्टिंग नेचर समझ में आ गया, इनकी वजह से है। पैरामैग्नेटिक समझ में आ गया, इसकी वजह से है। अच्छा, येलो कलर कहां से आया? वही कॉन्सेप्ट, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तो वही पाई डायग्राम का लॉजिक लगेगा। और अगर येलो कलर आपकी आंखों पे गिर रहा है, और अगर येलो कलर आपकी आंखों पे गिर रहा है, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री कलर इस सिस्टम में एब्जॉर्ब किया जा रहा होगा। अगर ये कलर एब्जॉर्ब होगा तो बाकी बचा हुआ एरिया कंबाइन होकर येलो कलर बनाता है। उसका लॉजिक मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। यस, अब कंडक्टिंग डेंसिटी की बात कर लें। डेंसिटी पे फर्क क्या पड़ा? साफ दिखाई दे रहा है। इस एरिया में जिंक और ऑक्सीजन जितने थे वो तो थे ही, और जिंक और 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए हैं। इसका मतलब इस एरिया के वॉल्यूम में तो कोई चेंज हमने किया नहीं, लेकिन इस एरिया का हमने मास बढ़ा दिया। अगर इस एरिया का मास बढ़ा दिया है तो इस एरिया की डेंसिटी बढ़ गई होगी। इतना डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके थे, तो हम आपको ये बता चुके हैं और ये बता चुके हैं। नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द डिस्कशन ऑफ टुडे। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे मेटल डिफिशिएंट की। इसको हटा रहा हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे मेटल डिफिशिएंट की। देखिए कैसे। ओके, मेटल डिफिशिएंट हेडिंग डाल दे रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्टॉकियोमेट्रिक
मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्टोकियोमेट्रिक का नॉन स्टोकियोमेट्रिक पार्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में दो पार्ट थे, एक मेटल एक्सेस जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और दूसरा आज पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको मेटल डिफिशिएंट। ये डिस्कस करने जा रहा हूं, नाम से ही लग रहा है मेटल डिफिशिएंट। समझिए कैसे, एग्जाम्पल ले लेता हूं इसका। सपोज करिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया FeO। मैं इस स्ट्रक्चर को आपको पढ़ाने जा रहा हूं जहां पर Fe पे +2 और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। अगर इस क्रिस्टल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो हो सकता है ये क्रिस्टल हमको कुछ ऐसा दिखाई दे, जहां पर कुछ कैटायंस और एनायंस एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से वेल अरेंज्ड हैं। ये देखिए, और यहां पर Fe+2 एक आयनिक कंपाउंड है। एक आयनिक कंपाउंड के बारे में बता रहा हूं, तो यहां पर +2 -2 +2 -2 -2 -2 -2 +2 +2 -2 +2 को यहां लिखा है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और -2 यहां लिखा है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखिए, इस समय इसके पास 6 Fe+2 मैंने दिखाए हैं, और ध्यान से देखिए इस समय मैंने यहां पर 6O-2 दिखाए हैं। दोनों का एक अपना फिक्स रेशियो है, मान लिया 1:1। इसका मतलब ये इसकी कोई स्टोकियोमेट्रिक हो गई, ये इसकी अपनी एक स्टोकियोमेट्री है। अब हमें देखना है कि बाय एनी हाउ क्या हम इस रेशियो के अंदर कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं, और उस डिस्टरबेंस के बाद मॉलिक्यूलर रेशियो अगर बदला तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक, अगर नहीं बदला तो स्टोकियोमेट्रिक। देखते हैं क्या होता है। यहां पर हम एक डिस्टरबेंस ऐसे क्रिएट करते हैं, गौर करिएगा, एक नई बात बता रहा हूं। यहां पर स्टोकियोमेट्रिक, यहां पर हम डिफेक्ट कुछ ऐसा डेवलप करते हैं कि मान लीजिए बाय एनी हाउ हम यहां से कुछ Fe+2 आयन बाहर निकालने हैं। Fe+2 आयन बाहर निकालने हैं, और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये डिफेक्ट जो मैं मेटल डिफिशिएंट पढ़ा रहा हूं, एक नोट पॉइंट जो पहले ही मुझे बता देना चाहिए था, एक नोट पॉइंट, ये डिफेक्ट तभी डेवलप होगा जब यहां पर कोई ऐसा एलिमेंट पाया जाए जिसमें वेरिएबल वैलेंसी दिखाने की टेंडेंसी हो। ये बड़ी खास बात है। मतलब फॉर एग्जांपल कॉपर अगर मैं दिखाऊं तो कॉपर +2 भी हो सकता है और कॉपर +1 भी हो सकता है। अगर मैं Fe दिखाऊं तो Fe+2 भी हो सकता है और Fe+3 भी हो सकता है। अगर मैं मैग्नीज दिखाऊं तो मैग्नीज +2 भी हो सकता है और मैग्नीज +7 भी हो सकता है। हम ऐसे एलिमेंट को ही इस हेडिंग में डिस्कस करेंगे। हम इन एलिमेंट्स को क्यों ले रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, और इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए ही मैंने FeO लिया था। आप लेने को कॉपर ऑक्साइड भी ले सकते थे, क्योंकि जो लॉजिक वेरिएबल वैलेंसी का Fe के अंदर है वही लॉजिक वेरिएबल वैलेंसी का कॉपर के अंदर है। अब समझिएगा, मान लीजिए मैंने यहां से एक Fe+2 बाहर निकाल दिया। एक Fe+2 अगर मैं यहां से बाहर निकालता हूं तो डायग्राम से कैसा दिखाई देगा, देखिएगा। मैंने आपसे कहा ये वाला मेरा कुछ वेल अरेंजमेंट था पहले से, ये देखिए, ये हमारे पास कुछ पहले से वेल अरेंजमेंट था जहां पर Fe+2 और माइनस एक दूसरे के साथ अल्टरनेट पर अरेंज थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने यहां पर +2 -2 +2 -2 -2 +2 -2 +2 +2 -2 +2 -2। मैंने आपसे कहा कि यहां से एक +2 बाहर निकाल दिया, चलिए एक +2 बाहर गया। मैंने कहा एक Fe+2 और बाहर निकाल दिया, मान लीजिए एक Fe+2 कहीं और चला गया। और ध्यान दीजिए पॉइंट जा रहे हैं, इसीलिए स्टार्टिंग वाला पॉइंट, ये पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट नहीं है। मान लीजिए एक Fe+2 यहां से और चला गया, तो कुल मिलाकर मैंने 2-3 Fe+2 यहां से बाहर निकाल दिए। यदि मैं ऐसा कहूंगा तो मैं कहूंगा इसके अंदर पॉइंट डिफेक्ट डेवलप हो रहा है। देखिए पॉइंट डिफेक्ट डेवलप हुआ है, कुछ पॉइंटों पे काम हुआ है, और ऐसा करने के बाद मैंने इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब कर दी है। ये बड़ी खराब बात करी मैंने। मुझे किसी भी तरह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। तो यहां पर इस सिचुएशन के अंदर मेरे पास Fe+2 कितने बचे हैं, मेरे पास Fe+2 बचे हैं 3, और ऑक्सीजन कितनी बची है मेरे पास, ऑक्सीजन बची है मेरे पास 6। आप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के ऊपर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर 6 दूनी 12 माइनस है, और यहाँ पर 2 दूनी 6 प्लस है 12 माइनस है ना। मुझे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पहले सही करनी पड़ेगी, उसके बाद डिफेक्ट सही करने, डिफेक्टों को देखना पड़ेगा।
चलिए क्या करें, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए मैं कहता हूं बाय एनी हाउ। बाय एनी हाउ का मतलब है या तो मैं करूंगा या तो नेचर करेगा। आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि किसने किया है। बाय एनी हाउ अगर इसके अंदर कुछ Fe+3 कहीं से आ जाए, मैंने आपसे पहले कह दिया, आपको ये नहीं सोचना है कहां से आया, आपको पढ़ना है, आने के बाद उसे पढ़ना है, इसका डिस्कशन करना है। तो मान लीजिए Fe+3 यहां पर आ गया, मैंने ऐड करा या अगल बगल वाले Fe+2 ऑक्सीडाइज होकर के वहां पर आ गए। Fe+3 मैंने ऐड किया या अगल बगल जो क्रिस्टल था Fe होगा उसके कुछ Fe+2 आयन ऑक्सीडाइज होकर के उस एरिया में आ गए, कुछ भी मान लीजिए आप। यदि ऐसा हुआ तो एक Fe+3 के यहां पर आने के बाद क्या होगा, एक Fe+3 के यहां पर आने के बाद सिचुएशन में कुछ बदलाव आएगा। देखिए क्या बदलाव आया, 3 दूनी 6 प्लस जो थे उसमें 3 प्लस और मिल गए तो 6 और 3 9 हो गए, जबकि मुझे 12 माइनस चाहिए। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक Fe+3 इसके अंदर और आएगा, ये देखिए और आ गया। और यदि ऐसा हुआ तो आप यहां पर देखिए 2 3 6 और 3 दूनी 6, ये दोनों मिलकर +12 हो गए। यस, ऐसा करने पर अब इस सिस्टम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। यस, ऐसा करने पर इस सिस्टम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। यस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की मेंटेन होने के बाद अब देखिए इसके अंदर डिफेक्ट कौन सा डेवलप हुआ। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय टोटल Fe कितने हैं, अगर मैं मानूं 3 और 2 5, तो आप कहेंगे इस समय सिस्टम के अंदर मेटल्स की संख्या, इस समय सिस्टम के अंदर मेटल मतलब कैटायनों का नंबर 5 है, जबकि इस समय नॉन मेटल इसका मतलब एनाइनों का नंबर 6 है। और देखिए मैं चला कहां से था, मैं चला था 1:1 से और मैं पहुंच गया हूं 5:6, मतलब ये 1:1 नहीं है, मतलब ये कैसा है, ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक है। दिस इज द कॉज, इस पूरे प्रोसेस को हम नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में डालते हैं। और मैंने आपसे कहा था ये मेटल डिफिशिएंट पढ़ा रहा हूं। देखिए यहां मेटल की संख्या कम हो गई है और इसकी संख्या ज्यादा है, अगर इसका नंबर कम हो जाएगा तो ये मेटल डिफिशिएंट में ही आएगा। यस, और मैं आपसे कह रहा था कि इस कैटेगरी को हम उसी एलिमेंट्स में डिस्कस करेंगे जिनमें वेरिएबल वैलेंसी होगी, क्योंकि जिनमें वेरिएबल वैलेंसी होगी उन्हीं में हम ये कह पाएंगे कि +2 हटाया था, यहां से निकल कौन गया था, +2, यहां से कौन निकला था, +2, यहां से कौन निकला था, +2, और अंदर कौन आया, Fe+3। एलिमेंट तो Fe का है लेकिन उसके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए निकल 2 वाला रहा है और R3 वाला रहा है। अगर मैं यहां कॉपर में पढ़ाता तो मैं कहता निकल 1 वाला रहा है और R2 वाला रहा है, लेकिन मैं आपको सोडियम में ये लॉजिक नहीं पढ़ा सकता क्योंकि सोडियम तो +1 ही होता है। मैं आपको ये लॉजिक मैग्नीशियम में नहीं पढ़ा सकता, मैग्नीशियम तो +2 ही होता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये कॉन्सेप्ट आप उन एलिमेंट में लगाएंगे जिनमें वेरिएबल वैलेंसी पाई जाएगी। ओके, इतना डिस्कशन करने के बाद मैं कह सकता हूं कि कंडक्टेंस की बात, बिल्कुल कंडक्टेंस डेवलप हो गई होगी यहां पर, क्योंकि ये वाले जो होल्स थे उसमें से मैंने 3 होल खाली करे हैं और Fe+3 को लाकर मैंने इंटरस्टिशियल बैठाला है। अब यहां पर कुछ होल दिखाई दे रहे होंगे और अगर आप ये मान लें कि Fe+3 का एटॉमिक रेडियस इतना है कि वो इस होल में बैठ सकता है, तभी 2 होल तो यहां भर गए होंगे, लेकिन एक होल यहां पर भी बाकी होगा। एक चेयर कमरे के अंदर भी खाली है और उस चेयर को देख करके बच्चा अपने आप उठ करके उस खाली चेयर पे आ सकता है, जो मैं आपको क्लासरूम का एग्जांपल दिया करता था। पहले इस क्लास में सारे बच्चे अपनी सीटों में बैठे थे, उसके बाद यहां से 3 बच्चे बाहर चले गए और 3 बच्चे बाहर जाने के बाद 2 बच्चे वापस अंदर आ गए। 2 बच्चे अंदर आ जाने के बाद अभी भी एक चेयर खाली है, उस चेयर की वजह से वो वाला बच्चा यहां पर आएगा, वो वाला बच्चा वहां पर जाएगा, ये वाला बच्चा वहां पर जाएगा, इस तरह से एक मोशन शुरू हो जाएगा। तो आप कहेंगे कंडक्टेंस शुरू हो ही गई। लेकिन इस हेडिंग से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, इस हेडिंग से एक न्यूमेरिकल अच्छा आता है। देखिए वो न्यूमेरिकल क्या बनता है, हेडिंग को समझ लीजिए पहले और फिर मैं इसे हटा रहा हूं और फिर न्यूमेरिकल देखिए मेरा हटा रहा हूं। इसमें जो न्यूमेरिकल बनता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखिए वो कहता है, मान लीजिए मेरे पास जो Fe है वो 0.96 O टाइप का है, मेरे पास जो Fe है वो 0.96 O टाइप का है, मतलब इस Fe और इस ऑक्सीजन के बीच में 1:1 का रेशियो नहीं है।
1:1 का रेशियो नहीं है, इट इज रॉन्ग। क्यों नहीं है? मैंने पहले बता दिया है कि Fe की संख्या कम है और ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है, मेटल कम है, नॉन मेटल ज्यादा है, इसीलिए ये रेशियो कम है, ये रेशियो ज्यादा है। ओके, ये डाला, ये रेशियो यहां पे मेंटेन नहीं है। अब वो पूछ रहा है कि बताओ इसमें कितने तरह के Fe हैं। आपको मालूम है अगर ये सारे Fe +2 के होते तो ये सारे ऑक्सीजन -2 के होते हैं। इस तरीके से इनके बीच में 1:1 का रेशियो हो जाता, तो मुझे ये 0.96 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर Fe को मैं कह रहा हूं कि Fe +2 वाला 0.96 है, रेशियो मतलब Fe का O के साथ 1:1 नहीं है, इसका मतलब है यहां पर सारे Fe के ही एटम नहीं है, यहां पर डिफेक्ट आ चुका है जिसकी वजह से कुछ Fe +3 भी आ गया है। दो तरह के Fe हैं और यहां पर ऑब्वियस एक ऑक्सीजन है ऐसे। अब वो यहां पर पूछता है कि बताओ, क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछता है। यहां पूछता है व्हाट इज रेशियो ऑफ Fe +2 एंड Fe +3, ये रेशियो क्या होगा। वो पूछता है यहां पर इसका रेशियो क्या होगा। वो पूछता है या वो पूछ सकता है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ Fe +2 या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe +3 हेयर, या फिर बताओ इसकी परसेंटेज क्या होगी। कुछ इस तरीके का वो क्वेश्चन यहां पर डेवलप करता है। बताओ ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया है, बस वहां पर अच्छी तरह सॉल्व नहीं किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है लेकिन सही से सॉल्व नहीं किया जाता है कई जगह, तो बच्चों को बहुत टफ लगता है। देखिए मैं आसान करता हूं उसको। आप एक काम करिए, चूंकि वो परसेंटेज पूछ रहा है तो क्यों ना मैं इस पूरे फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर लूं ताकि मैं फ्रैक्शन की बात कर पाऊं। परसेंटेज पूछ रहा है तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो इस वाले फॉर्मूले को मैं मान सकता हूं कि Fe 96 हो जाएगा और इस वाले फॉर्मूले को मैं मान सकता हूं O 100 टाइम हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 100 से मल्टीप्लाई सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में एनसीईआरटी में परसेंटेज पूछी गई है, तो मैंने कुछ को जैसे लिख दिया। इससे परसेंटेज की वैल्यू में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ओके, अब यहां पर मैं लगाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब मैं यहां पर लगाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ कहता है किसी भी क्रिस्टल में नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव बराबर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नंबर ऑफ पॉजिटिव ऑलवेज शुड इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव, ये कहता है। यस, अगर मैं इस वाले लॉ को यहां पर अप्लाई करूं तो ध्यान से देखिएगा, क्या मुझे यहां के इस वाले ऑक्सीजन को देखकर ये समझ में नहीं आता कि यहां पर सारे ऑक्सीजन -2 के होंगे। यस, लेकिन कितने ऑक्सीजन मैंने इस सिस्टम में लिए हैं 100। इसका मतलब है यहां पर जो टोटल निगेटिव चार्ज है इस क्रिस्टल में, टोटल निगेटिव चार्ज वो -200 है। ओके, बिल्कुल ठीक है, सही है। अगर यहां टोटल निगेटिव चार्ज -200 है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या आप ये नहीं कह सकते कि इस Fe की वजह से यहां डेवलप होने वाला टोटल पॉजिटिव चार्ज +200 होगा। अगर ये वाला -200 है तो ये वाला +200 होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो दुनिया के सभी क्रिस्टलों में फॉलो होता है। हाँ, कह सकते हैं आप। मुझे ये डिस्कस नहीं करना, मुझे ये डिस्कस करना है। अब मैं इस वाले एरिया को आगे बढ़ाता हूं। अगर इस वाले Fe की वजह से कुल चार्ज प्लस है तो बताओ यहां पर कितने तरह के Fe हैं। यहां पर कितने तरह के Fe हैं मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस सिस्टम में दो तरह के Fe हैं, Fe +2 है और Fe +3 है। अगर सारे Fe +2 होते तो मुझे 0.96 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो मैं 1:1 लिखता। अब चूंकि मैंने 1:1 नहीं लिखा है तो मैं समझ गया ये डिफेक्टेड है और यहां पर कुछ Fe +2 बाहर गए हैं, कुछ Fe +2 अंदर आए, Fe +3 अंदर आए हैं, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है। तो मैं जानता हूं यहां पर दो तरह के Fe हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि कौन सा Fe कितने टाइम है। तो किसी को भी तुम कुछ भी मान लो, सपोज कर लो मैं इसको x मान लूं। अगर मैं इसको x मान लूंगा तो ये 96 - x हो जाएगा। अगर तुम इसको x मान लोगे तो ये 96 - हो जाएगा। तुम कुछ भी कर सकते हो। तो चलो मैं इस वाले को x मान ले रहा हूं, मान लिया ये नंबर x है। अगर ये नंबर x है तो फिर ये नंबर कितना होगा, ये नंबर 96 - x होगा। इस वाले नंबर को मैं x मान रहा हूं कि x। चलिए अप्लाई करते हैं। देखिएगा, अगर मैं कहूं
यहां पर दो तरह के चार्ज हैं, एक Fe+2 और एक चार्ज है Fe+3, और इन सारे चार्ज का जो सम आने वाला है, सारे चार्ज का सम वो कितना आने वाला है, 200 आने वाला है। Fe कितने टाइम है यहां पर, मान लिया Fe x टाइम है, आपने x टाइम माना है, और एक x पर कितना चार्ज है, +2। कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। Fe+3 यहां पर कितना है, Fe+3 यहां पर 96 - x है, ये Fe है, और एक Fe पे चार्ज कितना है, और एक Fe पर +3 चार्ज है, ये देखिए, और ये बराबर किसके है, और ये बराबर +200 के है, ये देखिए, ये बराबर +200 के है। अब यदि आप ये सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस यहां पर -x को 3 से मल्टीप्लाई, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं -3x, यहां पर 3 को इससे मल्टीप्लाई, तो 6 × 18 के 8 से लगे 1 9 27 शायद 288, और ये नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में बराबर +200 200, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। ओके, 2x में से 3x चला जाएगा तो बचेगा -x प्लस 288 बराबर कुछ +200 जैसा आएगा। नेक्स्ट, इसको उठा करके उधर कर देते हैं, तो x चला गया उस तरफ, इसको उठा के इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 288 - 200, तो ये हो जाएगा x बराबर 88। ये देखिए, ये x का नंबर आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। अब अगर x की वैल्यू ये आई तो x किसे माना था आपने, Fe+2 को, इसका मतलब आप कहेंगे किसका आंसर आ गया, ये Fe+2 का आंसर आ गया। अगर ये Fe+2 का आंसर आ गया तो बताओ Fe+3 का आंसर क्या होगा। ऑब्वियस, कुल Fe कितने थे, 96। अगर कुल Fe 96 थे तो उसमें से Fe+2 88 है, तो यदि आप ये नंबर यहां से माइनस कर देंगे तो यहां नंबर क्या आ जाएगा, 8। ये क्या आया, ये Fe+2 है, मतलब इस Fe 96 में कुछ Fe+2 थे तो कितने थे, 88, और कुछ Fe+3 थे तो कितने थे, और वो थे 8। ये मेरा आंसर आया। तो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो, वो पूछ रहा था व्हाट इज द रेशियो, तो पहले क्वेश्चन का आंसर, तो रेशियो ऑफ Fe+2 और Fe+3, Fe+3 कर लेता हूं मैं यहां पर, Fe+3 ये कम नंबर में ज्यादा नंबर में है, तो मैं रेशियो ऐसे निकाल देता हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8/88। ये देखिए, इसका रेशियो हो गया 8/88, या इसी को आप कह सकते हैं 1/11, ये इसका रेशियो हो गया। और यदि आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe+2, तो यदि आप परसेंटेज निकालना चाहें, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यदि आप परसेंटेज ऑफ Fe+2 निकालना चाहें तो परसेंटेज का मतलब होता है Fe का नंबर अपॉन टोटल नंबर, तो Fe+2 का नंबर 88 है अपॉन टोटल नंबर 96 है इनटू 100, ये Fe+2 की परसेंटेज आ गई। और यदि आप परसेंटेज ऑफ Fe+3 निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं Fe+3 का नंबर 8 और डिवाइड बाय 96 इनटू 100, कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल इस हेडिंग पे बनते हैं। तो मेटल जो डिफिशिएंट का क्वेश्चन था उसमें थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, ये एकमात्र न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन सॉल्व अच्छी तरह नहीं किया गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाकर आप देखिए तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये आने वाले समय में कंपटीशन में भी कई बार रिपीट हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे चलता हूं। ओके, नाउ माय नेक्स्ट हेडिंग इज, मैं आपको अब तक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पढ़ा चुका हूं, अब इसके बाद हम लोग यहां से बात करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। मैं आपको थर्ड वन पढ़ाने जा रहा हूं, अपना तीसरा मेन हेडिंग का तीसरा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट पहला था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा था इम्प्योरिटी। स्टोइकियोमेट्रिक में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो था शॉर्टकी और फ्रैंकेल। यहां पर मैंने आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में एफ सेंटर की बात बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहां पर मैंने आपको जिंक ऑक्साइड येलो कलर का क्यों हो जाता है उसका लॉजिक दिया था, ये इंटरस्टिशियल में पढ़ाया था, ये मैंने एनायनिक वैकेंसी में पढ़ाया था। फिर मैंने यहीं पर एग्जांपल आपको दिया
कि FeO 0.96O को लेकर के उसका न्यूमेरिकल कैसे किया जाए। तो स्टोकियोमेट्रिक में ये दो हेडिंग इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक में एफ सेंटर इंपॉर्टेंट है, जिंक ऑक्साइड येलो क्यों जाता है ये इंपॉर्टेंट है, FeO 0.96O का न्यूमेरिकल कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा अब पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको impurity defect। this one is the third heading of the defect of solid state। अब मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं, ये हटा रहा हूं, खाली रिकैप दिया था मैंने आपको। ओके, impurity defect फिर से यहां पर दो पार्टों में मैं डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। एक impurity defect पढ़ाऊंगा मैं आपको आयनिक स्पीशीज में, एक पढ़ाऊंगा आयनिक स्पीशीज में, और एक पढ़ाऊंगा आपको नॉन आयनिक में। और मैं पहले बता दे रहा हूं कि ये वाला एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक स्पीशीज। जस्ट सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक क्रिस्टल है जो NaCl का बना हुआ है, मैंने पहले बोल दिया आयनिक पढ़ा रहा हूं, तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर कुछ फिगर इस तरीके की है, मान लो कुछ ऐसी फिगर है जहां पर NaOCl अल्टरनेट पे बैठा हुआ है। तो यहां पर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसा कुछ है। यहां पर जहां मैंने प्लस लिखा है उसे सोडियम मान लीजिएगा, और जहां पर मैंने माइनस लिखा है उसे Cl मान लीजिएगा। अब मैंने कहा है कि नाम ही है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसका मतलब है हम इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी डायरेक्टली ऐड करेंगे, इसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का मतलब है कोई चीज डायरेक्ट अपने अंदर इंसर्ट कर लेना नोइंगली। जैसे कि आपने कई बार प्लेयर्स के लिए सुना होगा, जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो गेम में आने से पहले उनका मेडिकल चेकअप होता है कि इनके ब्लड के अंदर कोई अलग से कोई फॉरेन केमिकल कंपाउंड तो नहीं है, मतलब फॉरेन का मतलब बाहर से कोई केमिकल कंपाउंड तो इंसर्ट नहीं कर लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाजार में केमिकल कंपाउंड्स आते हैं, ड्रग्स आती हैं जो एकदम से आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देती हैं, जिसको टोटली प्रोहिबिटेड कर रखा हुआ है बाय द स्पोर्ट्स फैकल्टी। उनका ये कहना है कि आपके अंदर जो भी दमखम हो वो आपका अपनी मसल्स पावर से बनाया हुआ हो, आप बाहर से इंसर्ट कर कर एकदम से एनर्जी नहीं ला सकते। तो हर आदमी का हर स्पोर्ट्स पर्सन का पहले चेकअप होता है, उसके बाद ही वो कंपटीशन में आके जा सकता है। तो कई बार आपने सुना होगा कि वो प्लेयर डोपिंग में पकड़ा गया, वो प्लेयर डोपिंग में पकड़ा गया। डोपिंग का मतलब है उसने कंपटीशन में जाने से पहले अलग से कोई दवाई ले रखी थी जिससे उसकी एनर्जी बढ़ गई थी। तो यहाँ पर डोपिंग का मतलब है कोई चीज मिक्स कर देना। सपोज करिए मैंने यहां पर स्ट्रेंशियम क्लोराइड मिक्स कर दिया, स्ट्रेंशियम क्लोराइड, तो NaCl में मैं मिक्स कर रहा हूं स्ट्रेंशियम क्लोराइड, तो झगड़ा Cl का Cl से नहीं होगा, झगड़ा होगा सोडियम का स्ट्रेंशियम से। जैसे ही यहां पर मैं स्ट्रेंशियम अंदर डालूंगा और जैसे ही स्ट्रेंशियम अंदर पहुंचा, देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होने के चक्कर में स्ट्रेंशियम जब अंदर जाता है, अच्छा Cl तो नहीं है, आपको लगा होगा स्ट्रेंशियम क्लोराइड, यहां पर वर्किंग स्ट्रेंशियम की होगी। वजह है Cl की वर्किंग क्यों नहीं है, क्योंकि Cl का साइज बड़ा होता है, एनायन है, और जो बड़े साइज होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइड पर आकर नहीं बैठ सकते। इसलिए मैं स्ट्रेंशियम क्लोराइड जब डाल रहा हूं तो वहां पर वर्किंग कौन करेगा, स्ट्रेंशियम करेगा, क्लोराइड वर्किंग नहीं करेगा। इस लॉजिक को ऐसे भी याद रखिए, उसका साइज बड़ा है, वो अंदर की इंटरस्टिशियल साइड पर बैठ ही नहीं सकता, खाली कैटायन बैठेगा। तो अगर कैटायन बैठा तो यहां से देखिए कह सकते हैं न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए मैं क्या करूं, अगर सोडियम का +2 आया है तो यहां से क्या निकल जाएगा, एक सोडियम प्लस और एक सोडियम प्लस और निकल जाना चाहिए। मींस कुछ देर के बाद इसकी फिगर कैसे बन सकती है, कुछ देर के बाद इसकी फिगर बनेगी कि फिगर होनी तो ऐसे चाहिए थी, इसकी फिगर होनी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन चूंकि यहां पर स्ट्रेंशियम आके बैठ गया है इसलिए एक प्लस यहां से गायब हो गया, जबकि बाकी माइनस आपको वैसे दिखाई देंगे, माइनस प्लस माइनस, और ये गायब हो गया माइनस प्लस। ये देखिए, अब देखिए अगर दो सोडियम, एक सोडियम यहां से गया, एक सोडियम यहां से गया, तो सोडियम प्लस यहां से गया और सोडियम प्लस यहां से गया, तो 2 प्लस चले गए थे और 1 + 2 आ गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई कि नहीं हो गई, यस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, यस। और Cl यहां पर मैं उसकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो इंटरस्टिशियल साइड पे आके बैठेगा नहीं, इसलिए मैंने उसकी बात करी नहीं। अब
अब अगर मैं ये मान लूं कि सपोज करिए इसका रेडियस इसके रेडियस के बराबर भी है, मैं मान लेता हूं इसका रेडियस के रेडियस के बराबर भी है, अगर वो यहां पर जाकर सपोज करो एक बार बैठ भी गया, यहां पर जाकर बैठ भी गया, तब भी तो एक होल खाली रहेगा। मैं ये मानता हूं कि वो यहीं पर बैठा हुआ है, तब 2 चेयर खाली है, और एक संभावना ये है कि अगर ये यहां पर जाकर बैठ भी गया तब भी एक चेयर खाली होगी। मतलब जब एक बच्चा क्लास के अंदर आया है तो 2 बच्चे क्लास से बाहर चले गए हैं। अब आया हुआ बच्चा अगर सिंपल कहीं खड़ा रहे बीच में तो 2 चेयरें खाली हैं, तो बच्चे उन 2 चेयरों के रिस्पेक्ट में इधर उधर मूव करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। और अगर बाहर से आया हुआ बच्चा किसी एक चेयर पे बैठ भी जाए तो बाहर गए थे 2 बच्चे, इसका मतलब एक चेयर तो अभी भी खाली है, जिसकी वजह से यहां पर क्या डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से यहां पर कंडक्टेंस डेवलप हो जाएगी। तो ये इंप्योरिटी का एनायनिक कंपाउंड है। यहां से कोई खास क्वेश्चन डेवलप नहीं होते, लेकिन जो डेवलप होना है वो डेवलप होना है नॉन आयनिक से। तो मैं आपको नॉन आयनिक की तरफ ले चलता हूं, हटा रहा हूं उसको, नॉन आयनिक। सर ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए नॉन आयनिक सुनिए। नॉन आयनिक इस कैटेगरी को पढ़ने के लिए, इस कैटेगरी को पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल we have to divide all solids again into 3 category on the basis of कंडक्टेंस। अगर आप नॉन आयनिक की इस कैटेगरी को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा है कि आप सॉलिड स्पीशीज का एक बार फिर डिवीजन कर दीजिए, एक बार फिर से क्लासिफिकेशन कर दीजिए, लेकिन इस बार किसके बिहाफ पर करिए, इस बार कंडक्टेंस के बिहाफ पर करिए। अगर आप इस कैटेगरी को पढ़ना चाहते हैं तो अगर मैं कंडक्टेंस के बिहाफ पर इसका डिवीजन करूं तो मुझे मालूम है सॉलिड्स कंडक्टेंस के बिहाफ पर 3 तरीके के हो सकते हैं। आपने सुने होंगे, हो सकता है उस सॉलिड को हम कंडक्टर बोले, हो सकता है उस सॉलिड को हम नॉन कंडक्टर बोले, और इस नॉन कंडक्टर को ही आप इंसुलेटर कहते हैं, और हो सकता है आप उसे सेमी कंडक्टर बोले, और हो सकता है आप उसे सेमी कंडक्टर बोले। यस, कंडक्टर वो स्पीशीज होती हैं, मान लो ये कोई एक मेटल का पार्ट है, कोई पार्ट है, और हम कह रहे हैं ये कंडक्टर है, इसका मतलब है दिस पार्ट ऑफ अ केमिकल स्पीशीज कैन अलाउ टू फ्लो द करंट थ्रू इटसेल्फ, कैन अलाउ टू फ्लो द करंट इटसेल्फ। अगर इलेक्ट्रॉन यूं भाग रहा है तो आपको मालूम होगा करंट यूं भागती है, मैंने इलेक्ट्रॉन यूं भगाया है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में भागेगी। फिलहाल ये वो पार्टिकल्स होते हैं, ये वो केमिकल स्पीशीज होती हैं, ये वो मेटल्स होते हैं, ये वो कंपाउंड होते हैं दैट अलाउ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ। अगर मैं कंडक्टिंग इन नेचर हूं तो मेरी बॉडी में यहां करंट डालोगे तो मेरी बॉडी करंट यहां से पास करेगी, पूरी बॉडी में पास करेगी, तो आप कह सकते हैं सर आप कंडक्टिंग इन नेचर है। इसका मतलब है इस कैटेगरी में आने वाले अच्छे एग्जांपल सिल्वर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है। वैसे तो सारे ही मेटल कंडक्टिंग इन नेचर होते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे कंडक्टिंग नेचर है उनका मैंने यहां पर कुछ नाम लिखा हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो वायर बनाए जाते हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं, अंदर जो वायर होता है, बिकॉज दैट इज गुड कंडक्टिंग इन नेचर। वो जो कई बार आपने वायर देखे होंगे तो थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ी सस्ती रखी जाती है, कोई कॉपर बहुत महंगा आता है, अगर क्वालिटी सस्ती रखनी है तो एल्युमिनियम के भी वायर लगाए जाते हैं। जो आपके गवर्नमेंट के वायर लगे होते कभी देखिए सड़कों पर, वो सफेद सफेद रंग के दिखाई देते हैं मटमैले, वो एल्युमिनियम के बने होते हैं। लेकिन जो हम लोग के घरों में वायर लगे होते हैं, चूंकि हम अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, घर के अंदर थोड़ा सा हमें कम एरिया में कॉस्टिंग लानी होती है, तो हम ज्यादा अच्छे वायर खरीद के लाते हैं। और ज्यादा अच्छे वायर अगर आप वायर को छील के देखिए तो अंदर कॉपर भरा होता है। अब आप ये कह सकते हैं कि इन सब में सबसे अच्छा होता है कंडक्टिंग सिल्वर का, लेकिन सिल्वर चूंकि बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए घर में या बाहर हम सिल्वर के
वायर यूज नहीं करते। हाँ, किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान अच्छी कंडक्टेंस का रिजल्ट लाने के लिए हम एक्सपेरिमेंट में सिल्वर के वायर यूज कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि कंडक्टर वो होते हैं जिनमें अपने से करंट को पास करने का नेचर होता है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग कौन होते हैं? इंसुलेटर कौन हो सकते हैं? इसमें आ सकता है आपके पास रबर, इसमें हो सकता है आपके पास प्लास्टिक, इसमें हो सकता है आपके पास ग्लास। ऐसी स्पीशीज दे हैव अ टेंडेंसी, सच लाइक स्पीशीज दे हैव अ टेंडेंसी to don't allow current through itself। ये अपने से करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करती। They have a tendency to don't allow the pass of the current through itself। और जब करंट इसमें से पास नहीं होगी तो आप कहेंगे ये सब क्या हो गए? ये सारे के सारे इंसुलेटर हो गए। But what about the semiconductor? What about the semiconductor? सेमीकंडक्टर के अंदर ये नेचर होता है कि वो अपने से करंट फ्लो करने का जो नेचर डेवलप करते हैं वो इन दोनों नेचरों के बीच में होता है। इसका मतलब है इसके अंदर करंट फ्लो करने की टेंडेंसी इससे कम होती है लेकिन इससे ज्यादा होती है। इस बिहाफ पर, कंडक्टेंस के बिहाफ पर सॉलिड स्टेट 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। अगर करंट बहुत अच्छी तरह फ्लो होगी तो कंडक्टर कहेंगे, करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगी तो इंसुलेटर कहेंगे। अगर करंट कभी फ्लो हो रही है और कभी नहीं हो रही है, कंडीशनली हो रही है या नहीं हो रही है, मींस उसके अंदर जो नेचर है वो इन दोनों के बीच का है, तो हम उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अब हमें एक्सप्लेन करना है आपको डिटेल में सेमीकंडक्टर के बारे में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर साहब, जो सेमीकंडक्टर है ये आगे जाकर के हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। दिस इज माय सेमीकंडक्टर एंड दिस सेमीकंडक्टर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द फर्स्ट वन इज intrinsic and second one is extrinsic। जो सेमीकंडक्टर है इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम से। ये 2 केस याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। मेंडलीव टेबल में किस ग्रुप में है? ये मेंडलीव टेबल में 4th ग्रुप के एलिमेंट है। पोएम याद हो गया आपको? कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। ये मैंने मेंडलीव प्राथमिक पोएम बताई थी। कार्तिक, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, इसको मैं कह रहा हूं कार्तिक, शिव। कार्तिक शिव जी के बेटे का नाम है कार्तिक, शिव, गणेश उनके दूसरे बेटे हैं, संग साथ में है, संग पार्वती, पीवी। तो इस तरीके से आप पोएम याद कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये 2 एग्जांपल सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। चलिए मैं पहले आपको इंट्रिंसिक बताता हूं। सपोज करिए मैं इंट्रिंसिक बनाने के लिए सिलिकॉन लेता हूं। आपको अच्छी तरह मालूम है सारे एलिमेंट 4 ग्रुप के हैं, तो इन सब की वैलेंसी क्या होगी? इन सब की वैलेंसी 4 होगी। ओके, तो मैंने मान लिया यहां पर कुछ सिलिकॉन अरेंज है। देखिए यहां पर कुछ सिलिकॉन है, यहां पर कुछ सिलिकॉन का एटम है, तो ये पूरा क्रिस्टल जो है वो सिलिकॉन का बना है। और अभी भी मैंने बताया है कि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है। दिस इज द कॉज यहां पर 4 बॉन्ड्स एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही होंगी और यहां पर कुछ इस तरह से एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये सिलिकॉन का एक अपना वेब लाइक स्ट्रक्चर है जो रियल में वो प्योर फॉर्म में होता है, जिस समय सिलिकॉन अपनी प्योर फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म। ओके, नाउ आपको मैंने पहले बता दिया था स्टार्टिंग में इस चैप्टर के कि पूरा का पूरा चैप्टर किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहां पर डिफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं और इसीलिए इन सारे डिफेक्ट्स को हम थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं। अब टेम्परेचर खेल में यहां खेलता हूं, देखिए कैसे। अगर इस सिस्टम के अंदर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाऊं, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा बढ़ाऊं, अगर मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग हीट करूं तो यहां पर क्या होता है समझिएगा। स्ट्रॉन्ग हीट की वजह से यहां पर जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ चल देते हैं, मतलब वो अपनी लो एनर्जी जोन से हाई एनर्जी जोन की तरफ मूव करते हैं। कैसे? जब मैं यहां पर एनर्जी देता हूं तो होता क्या है, जस्ट मान लीजिए यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से शिफ्ट होकर के
यहां चला गया, मतलब एनर्जी पा करके कहीं दौड़ के चला गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन यहां पर था, आपने उसे एनर्जी दी, दौड़ कर वो यहां चला गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर जो पहले था वो अपनी जगह से हटा और वो यहां से यहां चला गया, जो पहले यहां पर था वो यहां से हटा एनर्जी पा करके, वो यहां से यहां चला गया। पहले क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि पहले ये सारे इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में थे, क्योंकि इसके पास एनर्जी ही नहीं थी। लेकिन जब मैंने इसको गर्म किया, जब मैंने इसको हीट किया, जब मैंने इसको एनर्जी दी, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी लो एनर्जी जोन से हाई एनर्जी में आने की वजह से हिलना शुरू करते हैं और मूव कर कर एक दूसरे के प्लेस पे चले जाते हैं। मींस क्लास में सारे बच्चे बहुत आराम से बैठे हुए थे, ये लो एनर्जी जोन थी, और एकदम से वहां पर कोई ऐसी खबर आती है जो बच्चों को एक्साइट कर देती है। मान लीजिए क्लास टीचर ने आगे कह दिया कि कल सब लोग पिकनिक जा रहे हैं, कल पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा है, और ये खबर जैसे ही आई एकदम से वो क्लास लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चली गई, और जैसे वो हाई एनर्जी में चली गई वो इतना खुश हुई कि सब एक दूसरे से अपने दोस्तों से बात करने चले गए। वो उठकर यहां पर आया, यहां वाला दोस्त उठ के वहां चला गया, वहां वाला वहां चला गया, एक मोशन शुरू हो गया। जो थोड़ी देर पहले सब कुछ नॉर्मल था अब वो मोशन की फॉर्म में आ गया। आप कह सकते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया उस समय ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहां चला जाए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसके पास चला जाए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहां चला जाए। इस तरीके से एक मोशन शुरू होगा। आप कहेंगे मतलब इसमें कंडक्टेंस शुरू हो गई। यस, इसमें कंडक्टेंस शुरू हो गई। लेकिन ये बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं था, क्योंकि ये काम अपने आप नहीं कर रहा था, हमें एनर्जी दे करके इसे ऐसा कराना पड़ा। इसका मतलब है ये सेमी कंडक्टर है, क्योंकि हम इसे कंडक्टिंग बना रहे हैं। जो कंडक्टर होते हैं वो नेचुरल कंडक्टर होते हैं, लेकिन सेमी कंडक्टर को हमें बनाना पड़ता है, हमें मोटिवेट करना पड़ता है। तो ये बन गया हमारा सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक क्यों कहा? क्योंकि जो भी खेल हो रहा है वो इस सिलिकॉन एलिमेंट के अंदर हो रहा है, हम बाहर से कुछ नहीं ला रहे हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगा एक्सट्रिंसिक, नाम से लग रहा है हम बाहर से कुछ लाएंगे, यहां हमने बाहर से कुछ ऐड नहीं किया। अच्छा, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट भी कह सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस डिफेक्ट में किसी एटम का पार्टिसिपेशन नहीं है, किसी कैटायन किसी एनायन का पार्टिसिपेशन नहीं है। यहां केवल इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डीलोकेट हो रहा है, और जब कोई चीज अपनी जगह से डीलोकेट होती है तो हम कहते हैं वो डिफेक्टेड हो रही है। और यहां पर डिफेक्ट कौन डेवलप कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो हमने इसे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कह दिया। ओके, ये बात हुई मेरी सिलिकॉन की। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस कराने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, बस ये ध्यान रखिएगा, ये काम लो टेम्परेचर पर नहीं होगा। अब बताने जा रहा हूं मैं एक्सट्रिंसिक। जरा एक्सट्रिंसिक देखिए, अगर मैं आपको एक्सट्रिंसिक बताऊं तो आप कहेंगे एक्सट्रिंसिक के लिए मैं फिर से सिलिकॉन ले रहा हूं, मैं दूसरा डायग्राम बना दे रहा हूं। दिस इज अगेन फॉर द सिलिकॉन, इट इज सिलिकॉन जिसकी वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि वो चौथे ग्रुप में आता है। कैसे आता है आप पोएम याद रखेंगे, कार्तिक शिव गणेश पार्वती, और इस हिसाब से ये देखिए इसका एक वेब लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, और इस तरीके से सिलिकॉन मौजूद है। अब मैंने आपसे कहा कि यहां पर मैं एक्सट्रिंसिक पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं इसमें कुछ और ऐड करूंगा, मतलब यहां पर मैं इसको इंप्योर करूंगा। अब यहां पर इंप्योर करने की दो सिचुएशनें हैं। आप चौथे ग्रुप को तीसरा ग्रुप मिला के भी इंप्योर कर सकते हैं, और चौथे ग्रुप में पांचवा ग्रुप मिला के भी इंप्योर कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा तीसरे और पांचवें ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं। तो देखिए, बाबू अली गए इंडिया थैला लेकर। अगर आप ये पोएम याद कर लें तो आपको तीसरे ग्रुप के सारे एलिमेंट याद हो जाएंगे, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बाबू अली, मान लो किसी का नाम है, बाबू अली गए, कहीं चले गए, कहां चले गए? इंडिया चले गए। बाबू अली गए इंडिया, कुछ लेकर गए, खाली हाथ गए हैं? नहीं, थैला लेकर, एक थैला लेकर गए हैं। इस तरीके से आपने ये पोएम याद कर ली। पांचवें ग्रुप की पोएम भी याद कर लीजिए, नाना, पापा, आशु सब बीमार। देखिए आजकल बहुत कोरोना चल रहा है, बहुत कोरोना, तो हो सकता है किसी ने अपनी उस में कह दिया कि घर में कई लोग खांसी जुकाम है, तो मान लीजिए किसी ने कह दिया कि भैया आज नाना, पापा और आशु, जो कह रहा है उसका छोटा भाई है,
अक्सर घर में आशु छोटे भाइयों का नाम होता है। तो नाना, नाना, पापा और आशु सब बीमार पड़े हुए हैं, सब लोगों के जुकाम खांसी है। तो इस पोयम को आप ऐसे कर सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इसकी पोयम बताई मैंने कार्तिक, शिव, गणेश एंड पार्वती। इसकी पोयम बताई मैंने बाबू अली गए इंडिया थैला लेकर। और इसकी पोयम बताई मैंने नाना, पापा, आशु सब बीमार। जैसे इसकी वैलेंसी 4 होती है, आपको याद होगा, थर्ड ग्रुप है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, और फिफ्थ ग्रुप है तो उसकी वैलेंसी 5 होगी। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। अब सपोज करिए मैं इसके अंदर थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट ऐड कर दूं, बाहर से कुछ ऐड कर दिया। थर्ड ग्रुप का एलिमेंट, चलो मान लिया मैंने इंडियम ऐड कर दिया, आप गैलियम भी मान सकते हो, आप कोई मान लो। तो मैंने कह दिया इंडियम और गैलियम अच्छे एग्जांपल है इसके, मैंने इंडियम ऐड कर दिया। अब अगर मैं इंडियम ऐड करूंगा तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ये अंदर जाकर क्या करेगा? मैं ये डायग्राम रख कर रहा हूं, इसकी फिगर बना रहा हूं, ये डायग्राम रख कर रहा हूं। तो ये क्या करेगा? इस एरो को इधर ले आ रहा हूं। तो ये क्या करेगा? जब मैंने इसमें थर्ड ग्रुप का एलिमेंट इंडियम ऐड किया, जिसकी वैलेंसी 3 है, तो ये क्या करेगा? हल्की सी जस्ट अ सेकेंड, इसे कॉपी करें तक आप, मैं हल्की सी इंक डालूं। ओके, तो मैंने आपसे कहा कि यदि आप इस फिगर को देखें और यहां पर आप इंडियम ऐड करें, तो जहां जहां सिलिकॉन था वहां सिलिकॉन, मान लीजिए पहले ये देखिए, ये सिलिकॉन, ये देखिए सिलिकॉन, ये देखिए सिलिकॉन। तो आप ये कह रहे हैं कि सिलिकॉन की वैलेंसी तो वैसे ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, सिलिकॉन की वैलेंसी तो वैसे ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन जो इंडियम आपने डाला है वो क्या करेगा? वो किसी एक सिलिकॉन को अपनी जगह से रिप्लेस करके खुद वहां पर जाकर बैठ जाएगा। अगर इंडियम मान लीजिए वो यहां पर आके बैठा, इंडियम मान लीजिए वो यहां पर आके बैठा, ये देखिए ऐसे, तो यहां पर दिक्कत आई। जो सिलिकॉन बैठा था उसके पास यहां पर इधर भी इलेक्ट्रॉन था, यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था। जब आपने इंडियम मिक्स करा, सिलिकॉन यहां से क्रिस्टल से बाहर कहीं और अगल बगल चला गया, तो इस इंडियम के आते ही यहां का जो इलेक्ट्रॉन था, यहां का इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का, और वो तो ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो पहले सिलिकॉन का था अब इंडियम का, वो भी ठीक है। यहां इलेक्ट्रॉन पहले सिलिकॉन का था अब इंडियम का, वो भी ठीक है। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन पहले सिलिकॉन का था जो इंडियम के पास नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इलेक्ट्रॉन के कम होने को हम कहते हैं होल डेवलप हो गया। जबकि इधर जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन था वो यहां पर अभी है, यहां जो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का था वो तो है, लेकिन वो इससे बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग कर चुके हैं, यहां पर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है यहां पर एक होल डेवलप हो गया, इसका मतलब यहां पर एक होल डेवलप हो गया, और साथ में इसके यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी आ गया। इस होल का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी, इस होल का मतलब है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वहां पर हम चार्ज क्या मान लेते हैं? वहां इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, मतलब वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया है। दिस इज द कॉज। इस तरह के डेवलपमेंट को हम पी टाइप, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब आपके मन में बात आ रही है सर कंडक्टर कहां से आ गया? कंडक्टर का मतलब है कोई ना कोई चीज फ्लो हो रही होगी, और देखिए यहां पर फ्लो होने के एक नहीं 2 वजह हैं। एक तो ये होल फ्री है, ये होल भी अपनी जगह से यहां से मूव कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री है, और ये इलेक्ट्रॉन भी मूव कर सकता है। तो यहां पर होल इलेक्ट्रॉन दोनों मूव कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन जो वजह है वो है मेरे पास ये होल यहां से किसी दूसरी जगह पर, वहां से किसी तीसरी जगह पर, वहां से कहीं और पर। तो अगर ये होल यहां पर ऐसे ही मूव करता रहेगा तो आप कहेंगे मूव कौन कर रहा है? एक ऐसा पार्टिकल मूव कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है,
इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब है पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, और इसलिए हम इस तरह के कंडक्टर को सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक खास बात, इस मूवमेंट के लिए आपको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये होल किसी से बाइंड अप नहीं है, ये फ्री फॉर्म में पड़ा है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी लेके भी दौड़ेगा। इससे पिछले वाले सिलिकॉन के केस में मैंने कहा था ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो बाइंड अप फॉर्म में था, उसे तोड़कर भगाना था। तो जो इंट्रिंसिक होता है वो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और जो एक्सट्रिंसिक होता है वहां पर लो टेम्परेचर से काम कर चल जाता है। तो इस तरह से सिलिकॉन में मैंने इंडियम या सिलिकॉन के अंदर मैंने थर्ड ग्रुप मिला करके, खूब क्वेश्चन पूछते हैं, ये फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है, एकेडमिक कॉम्पिटिशन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर मैंने थर्ड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट अगर मिला दूं तो इस तरह की फिगर बन सकती है। ओके, अगर मैं इसके अंदर फिफ्थ ग्रुप मिला दूं तो चलिए अभी दिखाता हूं, ये हटा रहा हूं। अगर मैं इसके अंदर फिफ्थ ग्रुप मिला दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं कोई एलिमेंट ऑफ फिफ्थ ग्रुप, फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर दूं ऑर्सेनिक, और आपको अच्छी तरह मालूम है ऑर्सेनिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोशन में? 5। तो यहां पर जो फिगर आएगी वो कैसी आएगी? यहां पर आप कहेंगे ये सारे एटम, आप कहेंगे ये सारे एटम सिलिकॉन के हैं, ये सारे एटम सिलिकॉन के हैं, इट इज सिलिकॉन। ये देखिए ये सारे एटम सिलिकॉन के हैं जो अपनी तरफ से 4 बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं। ये देखिए ये सारे एटम सिलिकॉन के हैं, ऑल एटम्स are of silicon and satisfied by its 4 valency and form a web-like structure। अब जब इसमें ऑर्सेनिक मिलाते हैं, इसको भी मैं कह सकता हूं डोपिंग। आप यहां पर भी डोपिंग कर रहे हैं, बाहर से कुछ मिला रहे हैं, यहां पर भी आप क्या कर रहे हैं? डोपिंग कर रहे हैं, बाहर से कुछ मिला रहे हैं। तो मैं बाहर से मिलाता हूं तो ये ऑर्सेनिक हो सकता है वो यहां पर आकर बैठ जाए। ये देखिए ऑर्सेनिक यहां पर आके बैठ गया। अगर यहां पर ऑर्सेनिक आकर बैठ गया इस जगह पर जहां पर सिलिकॉन था, तो यहां पर जब तक सिलिकॉन था तब तक उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? जब तक यहां सिलिकॉन था तब तक उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब ऑर्सेनिक आ गया तो यहां पर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। जो 4 इलेक्ट्रॉन पहले थे वो तो बाइंड अप है, वो तो कहीं मूव नहीं करेंगे, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने लाके बैठा दिया ये तो फ्री है। और अगर ये फ्री है तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर कौन सा नेचर डेवलप हो जाएगा? इसके अंदर कंडक्टिंग नेचर डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये कंडक्टिंग नेचर बाय द नेचर नहीं था, हमें डेवलप करना पड़ा, तो हमने कहा ये सेमीकंडक्टर है। ओके, चूंकि यहां पर जो कंडक्टिंग नेचर है वो किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसीलिए हमने इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा। एन टाइप, जहां पर एन का मतलब निगेटिव से है, जहां पर एन का मतलब है निगेटिव से, निगेटिव मतलब निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, जबकि यहां पर मैंने इसे पी टाइप कहा था। पी का मतलब होता है पॉजिटिव, पी का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है होल। तो ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। अगर आप इसमें थर्ड ग्रुप मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा, फिफ्थ ग्रुप मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा। और इन दोनों के लिए, इन दोनों मूवमेंट के लिए, इसके लिए या इसके लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों पहले ही फ्री फॉर्म में पड़े हैं। और अगर ये फ्री फॉर्म में है तो ये नॉर्मल टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्टिंग नेचर को शो करेंगे। जबकि जो मेरे पास इंट्रिंसिक वाला पार्ट था वहां पर इलेक्ट्रॉनों को मूव करना था, तो वहां पर हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैंने आपको बता दिया, ये बात खत्म होती है। अब इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा कुछ मेटल कंडक्टिंग होते हैं, कुछ नॉन कंडक्टिंग होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं। इन सारी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए बकायदा एक थ्योरी आई जिसका नाम था बैंड थ्योरी। देखिए उस बैंड थ्योरी ने कैसे बताया कि जो मेटल होते हैं उनमें क्या प्रॉपर्टी है, जो कंडक्टिंग है उनमें क्या प्रॉपर्टी है, जो नॉन कंडक्टिंग है उनमें क्या प्रॉपर्टी है, और जो सेमी कंडक्टिंग है उनमें क्या प्रॉपर्टी है। एक थ्योरी है जिसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन थ्योरी एक्सप्लेन अच्छा करती है। उस थ्योरी का नाम है बैंड थ्योरी। इसे सिंगल शॉट लीजिए, मैं हटा रहा हूं। तो इसके ऊपर आ गई बैंड थ्योरी, तो यहां पर आ गई बैंड थ्योरी। तो देखिए साहब, कंडक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ, टू एक्सप्लेन टाइप ऑफ सॉलिड on the basis of conduction,
to explain the type of solids on the basis of conduction. A theory came in existence known as बैंड थ्योरी. साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है बैंड थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बैंड थ्योरी में कहा क्या गया? बैंड थ्योरी में कहा गया कि किसी भी एटम के अंदर, आपको मालूम होगा एक आउटर मोस्ट शेल होती है जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल, ये आपको मालूम है. उसने कहा उस वैलेंस शेल के अंदर ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं. यस, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा. शेल के अंदर सबशेल और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स, हम सीधे ऑर्बिटल में चले गए. शेल के अंदर ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं और उन ऑर्बिटल्स में यह संभावना हो सकती है कि कुछ ऑर्बिटल्स फिल्ड हो, इलेक्ट्रॉनों से भरी हो, और हो सकता है कुछ ऑर्बिटल्स, मैं इधर लिख दे रहा हूं, मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं, मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं. तो मैंने कहा एटम जिसमें वैलेंस शेल होती है और शेल के अंदर कुछ ऑर्बिटल्स होती हैं. ऑर्बिटल्स हो सकता है फिल्ड हो, भरी हो, और हो सकता है ऑर्बिटल्स वैकेंट हो. अभी दिखाऊंगा आपको. अगर इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई ऑर्बिटल्स हैं तो आप उनको वैलेंस बैंड कहते हैं. वैलेंस बैंड, तो आप उन्हें वैलेंस बैंड कहते हैं. और अगर वो ऑर्बिटल्स खाली हैं तो आप उन्हें कंडक्शन बैंड कहते हैं. और ये सब थ्योरी कहती है सब. और इस थ्योरी के बीच, और इस थ्योरी में कहा गया कि इन दो बैंड्स, फिल्ड ऑर्बिटल्स और वैकेंट ऑर्बिटल के बीच एक एनर्जी गैप होता है. एक एनर्जी गैप होता है, अभी सब समझाऊंगा. इसे फॉरबिडन गैप कहते हैं. इसे फॉरबिडन गैप कहते हैं. और इस गैप की रेंज देख करके, ये गैप की रेंज कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, ये गैप की रेंज अगर ज्यादा बड़ी होगी तो मैं कहूंगा कि वो नॉन कंडक्टर है. अगर ये छोटी होगी तो मैं कहूंगा सेमी कंडक्टर है. अगर ये बहुत छोटी या बिल्कुल ना के बराबर होगी तो मैं कहूंगा कि वो गुड कंडक्टिंग इन नेचर है. कुछ इस तरह की थ्योरी ये बैंड थ्योरी बताती है. मैं इसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं, देखिए कैसे. सपोज करिए मैं आपसे सिलिकॉन की बात करता हूं. सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, मैं सिलिकॉन को ही ले रहा था. मैंने इसको लिखा 1s2, मैंने लिखा 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. और आपको अच्छी तरह मालूम होगा शेल नंबर 3 में डी नाम की सबशेल भी पाई जाती है, सॉरी डी नाम की ऑर्बिटल भी पाई जाती है. सबशेल हैविंग ऑर्बिटल, तो ये 3d0. अगर मैं इस पूरे को बोलूंगा ऐसे तो आपको अच्छी तरह मालूम है. अगर मैं इस पूरे को बोलूंगा तो आप कहेंगे सबशेल है, और इसके इस घर को मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे ऑर्बिटल्स हैं. ओके, तो ये मेरे पास ध्यान दिएगा, देखिएगा. एक शेल नंबर 1 ये है, एक शेल नंबर 2 ये है, शेल नंबर 2, और एक शेल नंबर 3. इट इज योर आउटर मोस्ट शेल. इट इज योर आउटर मोस्ट शेल. और इस आउटर मोस्ट शेल का ही नाम होता है वैलेंस शेल. ये एटम के अंदर वैलेंस शेल होती है. एटम के अंदर वैलेंस शेल होती है. ओके, वैलेंस शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं. वैलेंस शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं. साथ में मैं समेशन भी लिख के दे रहा हूं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. आप चाहे ये माने. तो अब यहां पर कुछ सबशेल ये वाली है 3s, एक सबशेल है 3p और एक सबशेल है 3d. तो वो कहता है कि इस वाली सबशेल को देखो या इसके अंदर पाई जाने वाली ऑर्बिटल्स को देखो, एक ही बात है. इसके अंदर इन सबशेल को देखो या इनके अंदर पाई जाने वाली ऑर्बिटल्स को देखो, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं. जबकि इस सबशेल को देखो या उसके अंदर पाई जाने वाली ऑर्बिटल को देखो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं. इस बिहाफ पर जिन घरों में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं उनको मैंने वैलेंस बैंड कहा, और जिनमें नहीं पाए जा रहे उनको मैंने कंडक्शन बैंड कहा. ठीक है. एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि इन सारे घरों का
अपना एक सर्टेन एनर्जी लेवल होता है। न्यूक्लियस के पास एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, माइनस में पहुंच जाता है, और यहां के बाद हम धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ते हैं, एनर्जी लेवल लगातार बढ़ाते हैं। एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, बढ़ रहा और बढ़ा और बढ़ा और मींस ये एनर्जी लेवल का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जिसको आप N+L रूल से भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करते हैं। आप N+L अगर आपको आता हो, मैं यहाँ पर रिकैप उसको नहीं कर रहा हूं, आप देखिएगा इसका N+L कम है, इससे उससे बड़ा N+L है, और इसका N+L उससे बड़ा है। इसका मतलब ये सबका अपना एक एनर्जी लेवल है, और अगर मैं इसको एनर्जी लेवल के टर्म में डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं वो कुछ ऐसा दिखा रहा हूं। इसका एनर्जी लेवल नीचे तरफ घट रहा है, इसका एनर्जी लेवल सबसे कम है, उससे बड़ा एनर्जी लेवल इसका है, और उससे बड़ा एनर्जी लेवल इसका है। मैंने यहां पर गैप दिखा दिया है, समझाने के लिए कह दीजिए या आप ऐसे याद कर लीजिए। जिन घरों में इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से हैवी हो गए हैं, जिनको N+L के बारे में ना मालूम हो, N+L अगर रिकैप ना कर पा रहे हो तो समझने के लिए बता दे रहा हूं। जिन घरों में इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा भारी हो गए हैं, तो नीचे चले गए हैं, और जिन घर में भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचे वो हल्के हैं, तो वो ऊपर है, तो 3D ऊपर है। आपको N+L मालूम हो तो वो लगा लीजिए, उसी से आंसर आ जाएगा, और जिनको भी नहीं मालूम वो ऐसे याद कर लें। जिन घर में इलेक्ट्रॉन है उनमें मैंने भारी मान लिया, वो नीचे चले गए, और जो हल्का है वो मैंने ऊपर बना दिया। ओके, अब इस वाले दो घरों जिसमें इलेक्ट्रॉन है और इस वाले घर के बीच एक एनर्जी गैप है, जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप, जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। मैं कुछ नहीं कहता, ये सब कुछ एक थ्योरी कहती है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एक थ्योरी बता रही है, और इस थ्योरी के पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। इस थ्योरी ने अपनी एक बात कही और जो थोड़ी फिट बैठती है तो बता दी जा रही है आपको। अब इस फॉरबिडन गैप के अकॉर्डिंग मैं इसे रब करूंगा, जगह बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर रहा हूं। अब इस फॉरबिडन गैप के अकॉर्डिंग, अब इस फॉरबिडन गैप के अकॉर्डिंग ये गैप हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो, ये गैप हो सकता है, ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, और हो सकता है ये गैप हो ही नहीं। कैसे? कैसे? वो कहता है कि मान लो एक ऑर्बिटल ये ऊपर वाली है और एक ऑर्बिटल ये नीचे वाली है, अभी गैप है, एक गैप ये, इट इज वैलेंस बैंड, इट इज कंडक्शन बैंड, इट इज कंडक्शन बैंड, इट इज वैलेंस बैंड। और यहां पर ये गैप इतना कम हो जाता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती है। मतलब यहां पर जो फॉरबिडन गैप की हम बात कर रहे थे वो यहां पर 0 हो जाता है। अब क्या होगा? अगर ये गैप बहुत ज्यादा है तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं? वैलेंस बैंड में, ये तो खाली पड़ा था। और गैप बहुत ज्यादा है तो हम चाहे जितना गर्म कर लें और हम चाहे कुछ भी कर लें, इसमें फॉरेन एलिमेंट मिला दें, किसी भी हालत में इसका ये इलेक्ट्रॉन कूद कर यहां नहीं जाता। हम चाहे गर्म कर दें, हम चाहे जितनी एनर्जी दे दें, ये यहां से कूद कर यहां नहीं जाता, गैप बहुत ज्यादा है। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको उठा करके आप इससे जूल की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर 5 × दिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो जूल में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए कितने जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर वो एनर्जी हमसे नहीं दे पाते हैं तो ये हमेशा इसी जोन में रहता है, कंडक्शन जोन में कभी आता ही नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन जोन में होगा नहीं तो वो नॉन कंडक्टिंग कहलाएगा। सब कुछ फॉरबिडन गैप के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये फॉरबिडन गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे छोटा है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अगर ये फॉरबिडन गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे बड़ा है तो फिर वो इस केस में आएगा। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन की रेंज में आता है तो वो अभी तो यहां है लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी देने पर वो यहां से कूद कर यहां जा सकता है। अगर थोड़ी बहुत एनर्जी देने पर वो यहां से यहां कूद सकता है तो कंडीशनली कंडक्टिंग की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हमने कहा वो सेमी कंडक्टर है। लेकिन यहां देखिए, यहां पर तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एकदम अगल बगल टहल रहे हैं। यहां हमें इनको एनर्जी देने की आवश्यकता ही नहीं है, ये नॉर्मल टेंपरेचर पे भी यहां से यहां कूद जाते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टिंग इन नेचर है। ये कौन सा केस हो गया? ये केस हो गया सिल्वर का, ये केस हो गया एल्युमिनियम का,
ये सेमीकंडक्टर कौन सा केस है? सेमीकंडक्टर केस हो गया सिलिकॉन का, या सेमीकंडक्टर केस हो गया जर्मेनियम का, और ये कौन सा केस है? ये केस है ग्लास के, ये केस है रबर के, ये केस है प्लास्टिक के। इनका तुम कुछ भी कर लो, ये कभी कंडक्टिंग नहीं बन सकते। तो यहां पर मैंने डिफेक्ट की बात पूरी कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसमें पॉइंट छोटा सा रह गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। और यहां पर सॉलिड स्टेट का चैप्टर उस प्रॉपर्टी बताने के बाद पूरा खत्म होता है। इसे कॉपी कर लीजिए, हम लोग बाद में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।